अच्छा नाज़रीन कराम, आजकल एक ही खबर है जी, हमारे मुल्क में हर जगह एक ही खबर का तज़किरा है, वो ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा हो गई है। पहले सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद सब कॉन्टिनेंट पे तो और कोई दूसरा नहीं था, दुनिया में कोई हो तो याद नहीं है, बहुत से ममालिक होते हैं, हो सकता कहीं हुआ हो कि जिसको सज़ा हुई है बैठे हुए, और सज़ा भी ऐसी कि जो वो भुगत चुके हैं, उसको ना कम करने की गुंजाइश थी ना ज़्यादा करने की गुंजाइश थी, हो गई। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सियासी असरात क्या होंगे, कानूनी क्या पहलू हैं, क्या वो नाअहल करार दे दिए गए हैं या उस नाअहल करार देने के लिए कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस है तो क्या है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज पार्लियामेंट में उसकी जो तशरीह की है वो तो मुख्तलिफ है। वो तो कहते हैं मैं नाअहल हूँ ही नहीं, नाअहल मुझे सिर्फ स्पीकर करार दे सकती है, पार्लियामेंट दे सकती है, सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट है और तमाम अदारे उसी से ड्राइव किए हुए हैं। और जो हमारी स्पीकर है, लाजमी नहीं कि जब उनको ये रेफरेंस भेजा जाए तो वो पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करें और एज इट इज़ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेज दें। वो अपनी राय दे सकती हैं, वो अलग से उसको रोक सकती हैं, फैसला कर सकती हैं। ये एक बिल्कुल एक नया उन्होंने एक शुरू किया है, जिसकी दूसरी तरफ से अपोजिशन की जमातें, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म है ही नहीं, हम उनको मानते ही नहीं हैं। इमरान खान भी कहते हैं कि वो रिज़ाइन दे दें। इम्तहान सिर्फ सरकारी जमात का ही नहीं है, इम्तहान जो है वो इस वक्त अपोजिशन का भी है कि वो क्या रोल अदा करती है जिससे मुल्क को भी नुकसान ना पहुंचे और जिससे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, और साथ में ये कहना चाहता हूं जिससे जमहूरियत भी बाकी रहे और मुल्क के हालात भी बेहतर हों। मैं ये नहीं कहता कि जिससे इनको भी निकाला जाए या क्या सूरत हाल पैदा होती है, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार करना, इस वक्त लोगों की नज़रें अपोजिशन पर भी हैं, हुकूमत पर भी है, आने देने वाले दिनों में क्या होगा इसको सब देख रहे हैं। और इसमें नाजुक तरीन पहलू ये है कि क्या सब पार्टी की, पीपल्स पार्टी की मजमूई तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को हमायत हासिल है या सब दिखावे की चीज़ है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे, इसके लीगल पहलुओं पर भी, सियासी पहलुओं पर भी, और अमली तौर पर इसका क्या इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है, हमारी मईशत पे क्या पड़ सकता है, बजट आने वाला है, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या पड़ सकता है, हम नेगोशिएशन कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उस पर क्या असरात पड़ सकते हैं, सब बातें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मियां आला नवाज साहब जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रहे हैं, वो मौजूद हैं। इनकी बहुत संजीदा तज़किया आप सुनते रहें, आप देख रहे हैं जनाब, उन्होंने कानून की किताबें भी सामने रखी हुई हैं, ये बहुत वजाहत के साथ हमें इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। साथ उनके हफीजुल्लाह न्याई साहब हैं, और जैसे आप जानते हैं बड़े वोकल एनालिस्ट हैं और खुलकर बात करते हैं, लगी लिपटी नहीं रखते। सलीम बुखारी साहब हैं, हमारे बहुत सीनियर एडिटर, जर्नलिस्ट, तजिया नगार, दानिशवार, उनसे भी हम राय लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो क्या करते हैं। दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं सलीम बुखारी साहब से शुरू करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम इसके पहलुओं को, कानूनी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? मीर साहब की बहुत मेहरबानी है कि ये आपने प्रोग्राम किया है, लेकिन ये मेरी बात रस्मी नहीं है। जैसे हर आदमी जो इस प्रोग्राम में आता है वो रस्मी जी जी, इसलिए हमने आपको ज़हमत दी, हमें मालूम था कि रस्मी बात सबसे पहले मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि दो तीन चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और फिर तीसरा लीगल इथिक्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्रिकोटॉमी है उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। अच्छा, ठीक है, पहले ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट जो है ना वो कोऑर्डिनेट है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एग्जेक्टिव जो है ना वो उस पर अमल पैरा होती है, और अदलिया जो है वो भी कोऑर्डिनेट है, वो सबसर्विएंट नहीं है टू पार्लियामेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसर्विएंट है। उसकी तख्लीक आइन ने की है, पार्लियामेंट ने, जो वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, असेंबली के दो रोल थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली और असेंबली। तो जिस असेंबली ने एज ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली काम किया और इस मुल्क का दस्तूरिया के तौर पर, मुकन्नना के अलावा दस्तूरिया के ढांचा मुरतब किया, अदलिया उसकी तख्लीक है। तो पहले ये बात हमारे दिमाग से ठीक, बड़ी क्लियर हो गई है। दूसरी बात मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा वही है कि कोर्ट्स एक ऐसा इदारा है जो ताकतवर तरीन है और कमजोर तरीन। ताकतवर तरीन भी और कमजोर तरीन। ठीक, ये बात मैंने नहीं कही, ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में हैमिल्टन ने पहली दफा जब उनका आइन बन रहा था तो उसने कही, और आज तवातुर के साथ ये हम सब फॉलो करते हैं।
طاقتور ترین اس لیے ہے کہ اس کی تشریح جو ہے وہ دونوں ادارے مان لیتے ہیں، حتمی ہیں اور آئینی طور پہ دونوں مان لیتے ہیں. ٹھیک، اس کی یہ طاقت ہے. نمبر 2، عدلیہ ایک وینٹیلیٹر ہے اسٹیٹ میں. وہ گندی ہوا کو نکالتا ہے، نکال لیتا ہے اور فریش ایئر کو آ کے لیتا ہے. یہ فریش ایئر کیا ہے؟ اس کو ہم انٹرپریٹیشن کہتے ہیں. ایک امریکہ کے جج نے، جن کا نام میتھیو ہے، بڑی خوبصورت بات کی تھی، میں آپ کے پروگرام کی شاید نظر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن؟ واٹ ایور وی سے دس از آور کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی یہ بات آج تک کسی نے تردید نہیں کی. جو جج کہتے ہیں وہی آئین ہے. اب یہ اتنا طاقتور ادارہ ہے اور اس کی کمزوری کس چیز میں ہے؟ اس کی کمزوری اس چیز میں ہے کہ نہ تو اس کے پاس کورسو ایجنسی پولیس ہے، نہ ایف آئی اے ہے، کوئی ادارہ بھی، تھانے دار تو ان کے پاس، تھانے دار بھی ان کے پاس. میں خود جب چیف جسٹس تھا تو کسی آدمی نے کہا کہ اگر یہ بار گارڈ آپ کو گولی مار لے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں. تو یہ کمزور ترین ادارہ ہے جس کی طاقت قوم کی مورل سٹرینتھ میں ہے اور مورل سٹرینتھ کو ماننے میں ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری بات میں آپ کو ایتھکس کی جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایتھیکلی ایک ڈیسائیڈڈ ہے جہاں ڈیموکریٹک پروسیس ہے، چاہے وہ کیپٹلسٹ ہے یا سوشلسٹ ہے، کہ ہمیشہ پینڈنگ ڈیسیشنز پر زیادہ تبصرے نہیں کیے جاتے. لیکن جب ججز فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے فیئر کمنٹ کا. ان کو آپ گالیاں نہ دیں، ان کو دیکھیں. سب سے بڑا کیس جو جورسپروڈنس کا ہے وہ ہے ماربری ورسز میڈیسن. تو ماربری ورسز میڈیسن میں کم از کم 8 سال اس پر تبصرے ہوئے اور کتابیں لکھی گئی. لیکن جب وہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا نو بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ، نو بڈی ٹاک. یہ پولیٹیکل سلوگن میں کے طور پہ عدلیہ کو نہیں لیا جا سکتا. تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں گا کہ جتنا میڈیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے، تو یہ ایک خدمت اور بھی کر دیں کہ جو ایتھک ہے اس کو فالو کریں. اب ہم تیسری چیز کیا ہوں گی، میں چاہ کے بنیادی باتیں بنا کے آپ کو دوں گا میرے بھائی، یہ تبصرہ آئے گا، یہ آئے گا، پھر میں آپ کو انالیسس کر کے دوں. کہ تیسری بات آپ کی یہ ہے کہ ہر چیز جگہ میں ایک ہائرارکی ہے. ایک کورٹ ہے اور اس کا اپیلیٹ کورٹ ہے. تو جب تک اپیلیٹ کورٹ سے کیس ڈیسائیڈ نہ ہو جائے وہ حتمی چیز نہیں ہے. ججز کی اپنی فیصلہ ہے، وہ جب تک اس کو اپیلیٹ کورٹ نہ دے دے. بلکہ اس پہ تو ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں چونکہ ہم آربیٹری بیہیویئر کے عادی ہیں اور ایکسٹریم بیہیویئر کے عادی ہیں، چونکہ جمہوریت کو پلنے پسنے نہیں دیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری پارلیمنٹ اپیل کی پروویژن نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں جس کو مارنا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ اس میں ابھی اپیل کی پروویژن ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک ڈیسیشن ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق ہر ایکٹ میں، ہر آرڈیننس میں، ہر قانون میں جس میں اپیل نہیں ہے اس میں بھی اپیل ٹریٹ کی جائے گی.